हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं रितेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया। कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। अब आप कोडिंग की दुनिया में तो आ गए, लेकिन चल क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर ये बिल्कुल एक नया वीडियो है। अभी तक हम जावा कोर्स के अंदर इतने सारे टॉपिक्स के बारे में समझ चुके हैं। यहाँ पे ये सभी टॉपिक्स को मैंने एक डायग्राम में समराइज कर रखा है, जिसको मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिवर्स नाम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स को कवर कर लिया। बेसिक टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को जावा के सिंटैक्स के बारे में आइडिया मिला है, किस तरीके से हम इफ एल्स को यूज़ करते हैं, किस तरीके से फॉर लूप को यूज़ करते हैं, स्विच क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद हम लोगों ने उप्स कंसेप्ट्स को कवर कर लिया। उप्स कंसेप्ट्स के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को समझा था। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस के अंदर मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अभी पिछले कुछ वीडियो में हम लोग एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे। एडवांस टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशंस को समझने वाले हैं। लैम्डा एक्सप्रेशंस जावा के अंदर बहुत ही एडवांस टॉपिक है। यहाँ पे डायग्राम में आपको जो ये एडवांस टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसको भी मैं दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकता हूँ। एक तो है बेसिक एडवांस्ड और एक है एडवांस्ड। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग, जेनेरिक्स, आईओ, ये सब हो गया आपका बेसिक एडवांस्ड। लैम्डा एक्सप्रेशन इस वाली कैटेगरी में आता है। अभी तक आपने जो भी सीखा है, फॉर लूप, इफ एल्स, मेथड, क्लासेस, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन पे फोकस नहीं करते तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशंस जावा के अंदर एक अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल को ऐड करते हैं। मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले जावा के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि जावा के अंदर छोटा सा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो जो जावा के डेवलपर्स हैं वो भी काफ़ी समझदार हैं। उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखा और बोला कि अच्छा, हमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर। और उसी का जवाब है आपके पास लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशंस जावा के अंदर एक अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल को ऐड करते हैं, जो हमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दिखता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स को जावा में लेके आए हैं ये लोग। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले लैम्डा एक्सप्रेशंस का टॉपिक उठ के कहाँ से आया। पिछले वीडियो में हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों ने अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स को समझ लिया। तो एक बार पुराने वीडियो को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हमारे पास एक क्यू है और ये क्यू के अंदर हमें एक कस्टम ऑब्जेक्ट को रखना है, हमारे खुद के क्लास के ऑब्जेक्ट को रखना है और उसको हमें प्रायोरिटी के बेसिस पे सॉर्ट करके निकालना है। हमें यहाँ पे कस्टम कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा रिकॉर्ड बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक ही फील्ड होगा, इंटीजर प्रायोरिटी। इस प्रायोरिटी के बेसिस पे टास्क को सॉर्ट करना है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक क्यू बनाता हूँ, क्यू ऑफ टास्क इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। और यहाँ पे हमें एक कंपैरेटर को स्पेसिफाई करना है। तो इस तरीके से न्यू कंपैरेटर लिख के मैं यहाँ पे कंपैरेटर को दे दिया मैंने। अभी ये जो सिंटैक्स मैंने यूज़ करा है इसको लैम्डा एक्सप्रेशंस बोलते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशंस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, रिकैप तो कर लिया हम लोगों ने। आपको यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। अभी ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। एक काम करते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का। यहाँ पे मेरे पास एक मेन क्लास है और मेन क्लास के अंदर एक मेन मेथड है। इमेजिन करो कि आप लोगों के पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और आपको उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। ये बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाओगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इस वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 2-3 एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे 3 लाइनों का कोड है, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एरेज क्लास होती है। एरेज क्लास आपकी एक यूटिलिटी क्लास है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एरेज डॉट एज लिस्ट। इसके अंदर मैं यहाँ पे 2-3 स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जो पहले हम लोग कर रहे थे वो सेम काम यहाँ पे हो रहा है। ये जितनी भी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को कंबाइन करके एक हमें लिस्ट मिल जाएगी और ये सारा का सारा काम हमारे लिए एरेज क्लास करके दे देगी। ओके, अब इस लिस्ट को प्रिंट करने के लिए क्या करोगे आप लोग, आपको पता है हम यहाँ पे फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैं डायरेक्टली फॉर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर स्ट्रिंग एज कॉलन लिस्ट ये मैंने लिख दिया। तो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लूप होंगे और हमको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर वो एलिमेंट मिलेगा। उसको मैं यहाँ पे सिंपल system.out.println करके प्रिंट कर देता हूँ।
ठीक है, अभी तक हमने इतना तो सीख लिया है, ये तो बहुत सिंपल है। अब आप थोड़ा सा फोकस करो। ये सेम काम को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। list.stream.forEach, उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। दोनों सेम तरीके से काम करेंगे, आप देखते रहो। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, फॉर ईच लूप यूज करके भी हम लोग एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, और उसके नीचे मैंने जो भी लिखा हुआ है उसको यूज करके भी आपके एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ये एक लाइन में हमारा काम चल गया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ये जो आपने list.stream लिखा हुआ है, इस चीज को बोलते हैं स्ट्रीम एपीआई। उस एपीआई के अंदर एक फंक्शन होता है फॉर ईच, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हमने एक कुछ पास कर रखा है, इस चीज को बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। आज के वीडियो का टॉपिक है लैम्डा एक्सप्रेशन। अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रीम एपीआई को समझेंगे। बिना लैम्डा एक्सप्रेशंस को समझे आपके स्ट्रीम एपीआई के कंसेप्ट आपके सर के ऊपर से जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये आपको सिर्फ प्रीव्यू दिया है, मैंने आपको कोई कोड लिख के नहीं दिखाया। अभी तो मैंने आपको बताया भी नहीं है कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। ये सिर्फ प्रीव्यू है, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रीव्यू है। अब हम लोग वापस से ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और लैम्डा एक्सप्रेशन के फंडामेंटल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशंस आए कहाँ से, दुनिया में जावा के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशंस कहाँ से आए। इसके लिए हम लोग हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज से 30-40 साल पहले कंप्यूटर्स दुनिया में आ गए। एप्पल आ गया, विंडोज़ आ गया, पर्सनल कंप्यूटर का रेवोल्यूशन शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे ही दुनिया में पर्सनल कंप्यूटर्स आए, आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। कंप्यूटर तो बेसिकली एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्रोग्राम्स ही वो लॉजिक होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम्स को लिखने के लिए डेवलपर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है, ओके। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्राम बनाना है अगर आपको, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। टेक्निकली इसका जो सही वर्ड है वो है पैराडाइम। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। पैराडाइम मतलब कि कुछ काम करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो दुनिया के अंदर दो बड़े बड़े डोमेन्स हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के। एक को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आप हाउ पे फोकस करते हो। आपको जो भी लॉजिक लिखना है कंप्यूटर के अंदर, आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। आप वहाँ पे प्रोग्राम के स्टेट को मैनेज करते हो, एग्जीक्यूशन फ्लो को मैनेज करते हो। आप यहाँ पे इफ एल्स को यूज़ करते हो जावा के अंदर। तो इफ एल्स मतलब कि आपका एग्जीक्यूशन फ्लो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे चला जाए, नहीं तो यहाँ पे चला जाए। फॉर लूप का यूज़ करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे हम लोगों को हाउ बताना पड़ता है। जब हम हाउ बताते हैं तो कंप्यूटर उस हाउ को कैलकुलेट करके हमें एक आंसर देता है, ठीक है। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आपके दो डोमेन्स हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपका कोड अलग अलग प्रोसीजर्स के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल के अंदर आप अलग अलग प्रोसीजर्स को लिखते हो। कंपाइलर क्या करता है, उस टेक्स्ट फाइल को उठा के उसको प्रोसेस करके मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। फिर वो मशीन इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर मशीन पे चलते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे एक दूसरा डोमेन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर करते हो। आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं मेथड कॉल के थ्रू। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को डाटा के अराउंड स्ट्रक्चर करते हो। जैसे कि जावा के अंदर हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, हमारा डाटा है। उस डाटा पे ऑपरेट करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, और वो एक ऑब्जेक्ट बनता है जब वो प्रोग्राम रन होता है मेमोरी के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है जावा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा डोमेन भी होता है, दूसरा पैराडाइम होता है अलग पूरा का पूरा, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। एक है इम्पेरेटिव, दूसरा है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के अंदर हम व्हाट पे फोकस करते हैं। वहाँ पे हम हाउ पे फोकस कर रहे थे, हमें यहाँ पे व्हाट से मतलब है, मतलब कि मुझे आंसर चाहिए मेरी चीज का। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो, प्रोग्राम की स्टेट्स, अलग अलग क्या स्टेट होगी, किस तरीके से वो आंसर कैलकुलेट किया जाएगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग को यूज करके कोड लिखते हैं तो हमें सिर्फ ये पता होता है कि मुझे ये काम का आंसर चाहिए, कैसे निकालना है वो कंप्यूटर की हेडेक है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर भी दो डोमेन्स हैं। एक को हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग और दूसरा डोमेन है यहाँ पे लॉजिक प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि वहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, प्योर फंक्शंस होते हैं,
फंक्शनल प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाइथन। लोग बोलते हैं पाइथन इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मुझे पर्सनली ज़्यादा पाइथन के बारे में नहीं पता। हाँ, जावास्क्रिप्ट भी आपका एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डेफिनेटली मैंने जावास्क्रिप्ट पे काम करा है और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शंस को ही हर जगह पे यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लॉजिक प्रोग्रामिंग। लॉजिक प्रोग्रामिंग में हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ हमारे आंसर से मतलब है। हम कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, कंप्यूटर हमें आंसर निकाल के देता है। लॉजिक प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सीक्वल। सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग सीक्वल को यूज करते हैं। अगर किसी बंदे को सीक्वल के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो उसको पता होगा कि हम वहाँ पे किस तरीके से क्वेरी को लिखते हैं। सीक्वल के अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। ये एक परफेक्टली वैलिड सीक्वल क्वेरी है। यहाँ पे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर के अंदर टेबल में किस तरीके से डाटा स्टोर्ड है, किस तरीके से वो डाटा को निकाल के लाएगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि टेबल में के अंदर जो भी एंट्रीज हैं सारी एंट्रीज को निकाल के लेके आओ, ठीक है। अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मोटे मोटे डोमेन्स हैं दुनिया में, कोड लिखने के तरीके हैं ये। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे फोकस कर रहे हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा इजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करके आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ तरीके हैं, कुछ एक्सपेक्ट्स हैं। वो सारे एक्सपेक्ट्स को हम उठा के जावा के अंदर लेके आ गए और उसी चीज का नाम है यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशंस। बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशंस आपके फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाले डोमेन में आता है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज करके चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। जैसे अभी हमने प्रीव्यू में देखा था, 3 लाइनों का कोड 1 लाइन का बन गया। तो जावा के डेवलपर्स वो सारे कंसेप्ट को उठा के जावा में लेके आए और बोला आप इसको यूज करो, जावा इसको भी सपोर्ट करेगा। और हम लोग बहुत खुश हो गए, हमारा तो काम ही आसान बन गया। जो भी बंदे एक्सपीरियंस्ड हैं सभी के सभी बंदों को लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में पता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में पता है। उन लोगों ने एक्सपीरियंस के साथ इन चीज़ों को सीखा है। अभी आपके सीखने का टाइम है। मैं हूँ आपके साथ एक्सपीरियंस वाला बंदा और मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशंस सबसे पहले जावा वर्जन 1.8 में रिलीज़ हुए थे। अभी वर्जन 21 चल रहा है। आज से 10-15 साल पहले वर्जन 1.8 आया था। उसके बाद हम डेवलपर्स की लाइफ बहुत ही आसान हो गई। जावा में कोड लिखना बहुत इजी हो गया है। लैम्डा एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पे 2 बड़े बड़े कंसेप्ट को समझना है। एक को हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेसेस और दूसरा खुद है आपके पास लैम्डा एक्सप्रेशन। फंक्शनल इंटरफेस समझने के लिए सबसे आसान है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इंटरफेसेस से। फंक्शनल इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको इसलिए हम कभी कभी सैम भी बोलते हैं। सैम मतलब सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कि एक ऐसा मेथड जिसकी कोई बॉडी नहीं है, उसमें सिर्फ मेथड को डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है और जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, ये भी आपका एक फंक्शनल इंटरफेस है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो एक डिफॉल्ट मेथड भी है जिसकी बॉडी है। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं। ऐसा मेथड जिसकी कोई बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, बस यही एक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल भी है फंक्शनल इंटरफेस का। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक डिफॉल्ट मेथड है और एक स्टैटिक मेथड है। कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मेथड जिसकी कोई बॉडी नहीं है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इंटरफेस आपके कोड में है तो उसको फंक्शनल इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड मुद्दा आता है आपके पास कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। हम उसको स्टार्ट करते हैं। जावा जब इनिशियली रिलीज हुई थी तो वहाँ पे उन लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि जावा के अंदर जो भी होगा सब कुछ ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। अभी तक हम लोगों को पता है कि हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल को बनाते हैं, मेथड्स को बनाते हैं। क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेथड्स भी बना सकते हो, नॉन स्टैटिक भी बना सकते हो। ये सब हमने सीख लिया है। तो अब ये लैम्डा एक्सप्रेशंस ऑब्जेक्ट की दुनिया से कैसे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक बहुत ही सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 1। ये सेम चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ जो हमने अभी तक सीखा है। यहाँ पे एक मेथड है जो कि एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है 1 को। रन करने पे ये दोनों सेम तरीके से चलेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशंस बेसिकली एनोनिमस मेथड्स होते हैं। एनोनिमस मेथड मतलब कि ऐसे मेथड जिनका कोई नाम नहीं है और ये मेथड अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कंटेक्स्ट की ज़रूरत होती है।
अभी आप वीडियो को धीरे धीरे देखते जाओ, आपको कंटेक्स्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कंटेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लैम्डा को सीखने के लिए। लैम्डा एक्सप्रेशंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, फिर आपके पास एरो ऑपरेटर आता है, फिर आता है आपके पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप मेथड के पैरामीटर्स को लिखते हो। एरो ऑपरेटर मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड गोज टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप मेथड की बॉडी को लिखते हो। तो जावा कंपाइलर इसको इस तरीके से दिखता है कि आपके पास एक फंक्शनल इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है और उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे लैम्डा में कर रखा है। इंटरफेस के अंदर जो मेथड डिफाइन है वो सेम सिग्नेचर आपका यहाँ पे लैम्डा में मैच होना चाहिए। जो उसके मेथड पैरामीटर्स हैं वो मैच होने चाहिए, डाटा टाइप मैच होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी मैच होना चाहिए आपका। तो कंसेप्चुअली जब ये कोड चलेगा तो होता क्या है, बेसिकली आपके पास एक इंटरफेस है, तो जावा कंपाइलर एक एनोनिमस क्लास बनाता है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो आपके हीप मेमोरी में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही मेथड है, उस मेथड का सिग्नेचर आपने फंक्शनल इंटरफेस में लिखा हुआ है और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने यहाँ पे लैम्डा में कर रखा है। तो देखा जाए तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मेथड कॉल होगा। जावा कंपाइलर ये पीछे करता रहता है, हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कंसेप्चुअली इस तरीके से ऑब्जेक्ट की दुनिया से कनेक्ट होता है। अभी ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके देखते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक नंबर है इंटीजर टाइप का और आपको ये चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप बहुत सिंपल सा एक मेथड बनाओगे इस तरीके से। मेथड का रिटर्न टाइप होगा आपका बूलियन, मेथड का नाम आप इज इवन दे दो, इसके अंदर आपने इंटीजर पैरामीटर को ले रखा है, पैरामीटर का वेरिएबल का नाम है n और आपने यहाँ पे रिटर्न n mod 2 इक्वल टू 0 कर रखा है। ये कोड हमने अभी तक सीख लिया है, बहुत ही सिंपल कोड है। अब आप इसको लैम्डा की तरह कैसे लिख सकते हो। ये सेम मेथड को अगर मुझे लैम्डा के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं n लिखूँगा, n मेरे वेरिएबल का नाम है और एरो ऑपरेटर लगा के गोज टू n mod 2 इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा से मैं इवन चेक कर सकता हूँ। जो मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है वो सेम यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने ना तो n का टाइप स्पेसिफाई करा, ना मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख रखा है। ये सब ऑटोमेटिकली इन्फर हो जाता है, जावा ऑटोमेटिकली इन्फर करता है इस चीज़ को। कैसे करता है वो आप वीडियो को देखते रहो, आपको पता चलेगा। हम लोग ये सारी चीज़ों को कोड में लिख के देखेंगे, फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन के सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1, अगर आपके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू के एग्जांपल में हमने पैरेंथेसिस लगा रखा है। अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर है तो वहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो। यहाँ पे इवन वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने उसको हटा रखा है। इस तरीके से लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है ये। अगला पॉइंट है, यहाँ पे n का कोई डाटा टाइप स्पेसिफाइड नहीं है कि ये इंटीजर है, डबल है, क्या है। आप चाहो तो इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो इस तरीके से, ये भी वैलिड सिंटैक्स है एक, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैरामीटर हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना मैंडेटरी है। या तो आपके पास कोई भी पैरामीटर ना हो या फिर एक से ज़्यादा पैरामीटर हो, ये सभी केसेस में आपको ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने किसी एक पैरामीटर का टाइप स्पेसिफाई कर रखा है तो दूसरे पैरामीटर का टाइप भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। इमेजिन करो कि आपके पास दो इंटीजर्स नंबर है, आपको दोनों को ऐड करके सम रिटर्न करना है। तो इसके लिए आप इस तरीके से लैम्डा लिखोगे, ब्रैकेट लगा के आप लिखोगे a, b, एरो ऑपरेटर लगा के a + b। यहाँ पे मैंने दोनों पैरामीटर्स का टाइप स्पेसिफाई नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी एक का स्पेसिफाई कर देता हूँ तो दोनों का करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कुछ लिखोगे जिसमें एक ही का टाइप स्पेसिफाई कर रखा है तो ये गलत है, इनवैलिड सिंटैक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास लैम्डा की बॉडी होती है। बॉडी आपकी सिंगल लाइन बॉडी भी हो सकती है, मल्टी लाइन बॉडी भी हो सकती है। अगर आपको मल्टी लाइन बॉडी लिखनी है तो आप वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो। हम मेथड में भी यही करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी लाइनों का कोड लिख सकते हैं। लैम्डा में भी आप ऐसे कर सकते हो। जब आप सिंगल लाइन बॉडी को लिखते हो तो वहाँ पे रिटर्न लगाना ऑप्शनल होता है, वो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो रिटर्न हो जाती है। सम के केस में हमको यहाँ पे सम मिल गया, इवन चेक करने के केस में हमें यहाँ पे बूलियन वैल्यू रिटर्न हो गई। लेकिन जब हम मल्टी लाइन बॉडी को लिखते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली रिटर्न को यूज़ करके कुछ वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लैम्डा एक्सप्रेशन को चलाने के लिए आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना कंटेक्स्ट के आपका लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सिंटैक्स को लेके ये 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान में रखना। कोड लिखने के टाइम पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी।
और ये सारी चीज़ों को कोड में स्टेप बाय स्टेप लिख के देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर ली है, आप भी कर लो, मेरे साथ कोड लिख के देखो। आईडी ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी मेन क्लास है, मेन मेथड है। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो हमने इवन चेक करने वाला एग्जांपल है वही लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा n एरो ऑपरेटर लगा के गोज टू n mod 2 इक्वल टू 0। सिंपल है ये, लेकिन आपको यहाँ पे एक एरर दिख रही है, कंपाइल टाइम एरर दिख रही है। ये कंपाइल टाइम एरर इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे कोई कंटेक्स्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अब इतने से कोड को देख के जावा को क्या समझ में आएगा। आप इमेजिन करो मेरे पास एक मेन मेथड है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा यार, मैंने ना कोई वेरिएबल बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन लिख दी, इसको मैंने किसी में असाइन भी नहीं करा, तो जावा इसको समझ नहीं पाता, उसको इसका पर्पस क्लियर नहीं होता। इसीलिए कंटेक्स्ट की जरूरत होती है। कंटेक्स्ट कब कब क्रिएट होता है? कंटेक्स्ट बेसिकली 3 तरीके से क्रिएट होता है। या तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन को किसी फंक्शनल इंटरफेस के वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, या फिर आप लैम्डा एक्सप्रेशन को मेथड आर्गुमेंट की तरह ले सकते हो, या फिर आप लैम्डा एक्सप्रेशन को किसी मेथड से रिटर्न कर सकते हो। बेसिकली 3 तरीके से कंटेक्स्ट क्रिएट होता है। अभी हम सबसे फर्स्ट वाले टॉपिक पे बात करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस के वेरिएबल में असाइन करना। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया, सबसे नीचे जाके इंटरफेस इवन चेक, इसके अंदर मैं एक सिंगल मेथड बनाता हूँ, बूलियन रिटर्न टाइप है मेथड का नाम है इज इवन, और उसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर है इंट n। ठीक है, अब ऊपर जो मैंने लैम्डा लिख रखी है मेन मेथड के अंदर, उस लैम्डा को मैं इस फंक्शनल इंटरफेस के वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ। इवन चेक वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू माई लैम्डा। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो कंसेप्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है? कंसेप्चुअली बेसिकली जावा कंपाइलर इसको इस तरीके से सोचता है कि फंक्शनल इंटरफेस का जो सिंगल मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लैम्डा में दे रखा है। अब इस वेरिएबल के ऊपर मैं इज इवन मेथड को कॉल करके नंबर पास कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 को चेक कर लेता हूँ इवन है या नहीं है, उसको चेक करके मैंने सिस आउट कर रखा है। फिर मैं यहाँ पे 15 को चेक कर लेते हैं कि इवन है या नहीं है। ओके, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, हमें यहाँ पे करेक्ट आउटपुट दिख रहा है। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ, मैं आपको तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे मेमोरी की स्टेट क्या होगी? सबसे पहले यहाँ पे हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना है, उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा? जिसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। उस ऑब्जेक्ट का टाइप होगा आपका इवन चेक। उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इवन चेक के वेरिएबल में असाइन कर रखा है। वो वेरिएबल आपका यहाँ पे थ्रेड स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है और वो हीप में ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिंगल मेथड है। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर भी एक ही मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिंगल मेथड है। उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे लैम्डा में कर रखा है और उस इंटरफेस के वेरिएबल पे मैंने यहाँ पे इज इवन कॉल कर रखा है और वहाँ पे इंटीजर n को पास कर रखा है 10 या 15। तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, आपका यहाँ पे लैम्डा एग्जीक्यूट होगा और वो n mod 2 इक्वल टू 0 वाला टेस्ट करेगा और हमें वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर मेथड का सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर के पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। एग्जैक्टली n इंटीजर ही होना चाहिए और रिटर्न बूलियन करना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बूलियन रिटर्न नहीं करता, कुछ और रिटर्न करता हूँ, तो वो इंटरफेस से मैच नहीं होगा और वहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। आप इसको घर पे करके देख सकते हो, कुछ और रिटर्न करके देखो आप। अभी आप YouTube पे वीडियोस देखते होगे तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं समझा रखा, वहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके का कोई कोड लिखा होता है। अभी हमने प्रीव्यू में भी इसी तरीके का कोड लिखा था कि list.string.forEach, उसके अंदर मैंने यहाँ पे लैम्डा को पास कर रखा है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि यार सर तो अलग तरीके से बता रहे हैं, वो लोग अलग तरीके से बता रहे हैं, उन्होंने तो कोई फंक्शनल इंटरफेस भी नहीं बनाया, इतना लंबा चौड़ा कोई कोड नहीं लिखा, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉरईच मेथड को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए अगर आप कमांड क्लिक करोगे मैक पे या फिर विंडोज़ पे कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपकी ये मेथड डेफिनेशन ओपन हो जाएगी। मेथड डेफिनेशन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखो, ये मेथड एक पैरामीटर लेता है जिसका टाइप है कंज्यूमर। मैं यहाँ पे कंज्यूमर को ओपन करता हूँ। अगेन कंट्रोल क्लिक करोगे इसके ऊपर तो कंज्यूमर ओपन हो गया। सबसे पहले आप ऊपर देखो क्या लिखा है, ये आपका एक फंक्शनल इंटरफेस है और इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही है, वो पैरामीटर को खा जाता है और उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। अब हम वापस से अपने मेन क्लास के अंदर आते हैं। ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंज्यूमर लिखता हूँ, कंज्यूमर ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख दिया। अब इस कंज्यूमर के वेरिएबल को मैं डायरेक्टली फॉर ईच के अंदर पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या,
कंज्यूमर एक ऐसा इंटरफेस है जो जावा ने हमें बना के दिया है, इसलिए हमें फंक्शनल इंटरफेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट आपका वही है, जो कंसेप्ट हमने सीखा है वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे डायरेक्टली वो लोग आपको 10 पे लेके जा रहे हैं, मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बेसिक फंडामेंटल सीखना है। फंडामेंटल सीख लिए तो आप कितना भी एक्सपर्ट कोड लिख सकते हो। लेगो सेट की तरह काम करता है ये, ब्लॉक बाय ब्लॉक आप उसके ऊपर बिल्ड करोगे, ठीक है। अब जावा के अंदर जो भी फंक्शनल इंटरफेसेस हैं ये जावा ने हमें बना के दिया है, कंज्यूमर जावा ने हमें खुद बना के दिया है। ये सारे के सारे फंक्शनल इंटरफेसेस आपको java.util.function पैकेज के अंदर मिलते हैं। हम इसको ओपन करके देख सकते हैं क्या क्या है वहाँ पे। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज दिख रहा है, आप इसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। मेरे पास JDK 21 इंस्टॉल्ड है, आपके पास अगर कोई दूसरा वर्जन है तो वहाँ पे वो वाला वर्जन आपको दिखेगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर बेस मॉड्यूल है, बेस मॉड्यूल के अंदर आपके पास जावा पैकेज है, जावा पैकेज को एक्सपेंड करने के बाद आपके पास यूटिल है, यूटिल को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेसेस हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे कंज्यूमर को देखते हैं। ये मैंने कंज्यूमर इंटरफेस को ओपन करा, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये फंक्शनल इंटरफेस है। ये एक पैरामीटर के टाइप को लेता है जिसका टाइप है टी, बेसिकली ये जेनेरिक है। कहने का मतलब ये है कि ये टी टाइप के पैरामीटर को ये मेथड खा जाएगा और वॉइड रिटर्न करेगा। हमने जब वहाँ पे फॉर ईच लूप लगाया था तो उसके अंदर भी हम यही कर रहे थे। एक बार मैं मेन क्लास को ओपन करता हूँ वापस से, यहाँ पे आप देखोगे तो कंज्यूमर ऑफ स्ट्रिंग और इसके अंदर एस स्ट्रिंग टाइप का है, गोज टू system.out.println। प्रिंटलाइन आपका कोई रिटर्न नहीं करता, वॉइड रिटर्न करता है। तो ये टाइप अपने आप इन्फर होता है। लिस्ट आपके स्ट्रिंग टाइप की है तो उस पर स्ट्रिंग बनाओगे तो वो भी स्ट्रिंग टाइप की बनेगी, उसके आगे फॉर ईच चलाओगे तो वो भी स्ट्रिंग के ऊपर चलेगा और फिर कंज्यूमर भी आपका स्ट्रिंग का ही होगा। कंज्यूमर के अलावा हमारे पास यहाँ पे और फंक्शनल इंटरफेसेस हैं, एक दो को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक काम की चीज़ होती है फंक्शन। फंक्शन एक इंटरफेस है, ये भी आप देख लो। यहाँ पे T,R लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 जेनेरिक पैरामीटर हैं। अगर आप लोगों को जेनेरिक के बारे में नहीं पता तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जेनेरिक के वीडियो को जाके देख लो। आने वाले सभी कंसेप्ट्स में जेनेरिक यूज़ होगा, कलेक्शन में भी जेनेरिक यूज़ हुआ है, लैम्डा, स्ट्रीम, जो भी है सभी के अंदर जेनेरिक यूज़ होगा। और इस फंक्शन इंटरफेस के अंदर एक सिंगल मेथड है अप्लाई। इसका काम क्या है बेसिकली? इसका काम ये है कि टी टाइप के पैरामीटर को लो, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करो और आर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर दो। अगर हमें ऐसा कोई भी काम करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, वापस से मेन क्लास के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैंने इवन चेक बना रखा है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे इवन चेक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मेन के अंदर हमें एरर दिख रही है, ऑब्वियसली वो हमने कमेंट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, फंक्शन एंगल ब्रैकेट्स लगा के इंटीजर कॉमा बूलियन वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू माई लैम्डा, और फिर system.out.println के अंदर मैं उसको यूज़ करके उस पर अप्लाई कॉल करके 10 या 15 को इवन चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है? यहाँ पे यही हुआ है कि हमारा लैम्डा का काम क्या है, वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेता है और एक बूलियन रिटर्न करता है उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके। तो फंक्शन वहाँ पे बना रखा है, उन लोगों ने जेनेरिक बना रखा है। वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई काम करना है तो ये T,R है, हमारा यहाँ पे T इंटीजर बन गया है, R हमारा यहाँ पे बूलियन बन गया है, आप उसको यूज़ करो। हमने उसको यूज़ कर लिया, हमें फंक्शनल इंटरफेसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट हुई होंगी कि यार कैसे वो लोग 10 पे जा रहे हैं, हम कैसे यहाँ पे 0 से 1 2 3 धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। जब आप प्रोफेशनली खुद कोड लिखोगे तो आपको फंक्शनल इंटरफेसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे यूज़ केसेस के लिए जावा ने खुद से बना के दे रखे हैं। अगर कोई एक ऐसा यूज़ केस आता है जो कि बहुत रेयर है, जिसमें आपको बनाने की नीड है, तो आप बना भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने इवन चेक बना रखा है, आप कोई भी नाम का बना सकते हो, कोई भी मेथड लिख सकते हो, कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है। अभी हम लैम्डा एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। उन एग्जांपल के थ्रू आपको सिंटैक्स और समझ में आएगा और फंक्शनल इंटरफेसेस की कहानी और क्लियर होगी आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम देते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं, बना लिया। अब हम यहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स को देखेंगे, लैम्डा के सिंटैक्स को समझेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल से। इमेजिन करो कि आपको एक ऐसी लैम्डा बनानी है जिसमें आप रैंडम वैल्यू को रिटर्न करोगे, डबल वैल्यू को रिटर्न करोगे, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस मैंने यहाँ पे बना लिया, उसके अंदर एक मेथड है जो कि डबल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और वो एक भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, ठीक है। अब हम लैम्डा बनाते हैं इसका। लैम्डा बनाने के लिए आप इंटरफेस का नाम लिखो, आगे वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू ब्रैकेट्स लगा के एरो साइन मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 100। मैथ डॉट रैंडम एक फंक्शन है जो कि मैथ क्लास में है, ये एक रैंडम वैल्यू देता है हमें 0 से 1 के बीच में। उसको मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे एक डबल वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है तो हमें यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे बगल में आपको ये 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे समझेंगे। ये लैम्डा के सिंटैक्स को हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कवर करेंगे। अब क्योंकि ये लैम्डा का सिंटैक्स आपके फंक्शनल इंटरफेस के सिंटैक्स से मैच होता है, वहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है और रिटर्न टाइप डबल है, तो ये वैलिड है, असाइनमेंट वैलिड है। और यहाँ पे आपका एक कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। जब हम लैम्डा को किसी फंक्शनल इंटरफेस के वेरिएबल में असाइन करते हैं, कंटेक्स्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब रैंडम वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे सिस आउट कर देता हूँ और वहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ जो हमारे इंटरफेस में मेथड का नाम है, वही मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। एक रैंडम वैल्यू निकल के आ गई, दूसरा सिस आउट कर देते हैं तो दूसरी रैंडम वैल्यू हमारे को निकल के आ गई, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा, हमें यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज दिख रही हैं। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है दोस्तों। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 2 इंटीजर नंबर है, मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू को रिटर्न करना है। तो अगेन इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस के अंदर एक मेथड होगा जिसका रिटर्न टाइप होगा इंट और उसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों पैरामीटर्स इंट टाइप के हैं। मेथड का नाम है हमारे पास मल्टीप्लाई। अभी आप लोग ज़रा फोकस करना, मैं यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेसेस खुद बना रहा हूँ। अगले कुछ टाइम में हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ये फंक्शनल इंटरफेसेस को हटा के जावा के फंक्शनल इंटरफेसेस को यूज़ करने वाला है। अभी हम लोग बेसिक सिंटैक्स को समझ रहे हैं। अब ये फंक्शनल इंटरफेस मैंने बना दिया, इसको हम मेन मेथड में जाके यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इंटरफेस का नाम लिखता हूँ, आगे वेरिएबल का नाम इक्वल टू लगा के n, गोज टू n मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों पैरामीटर्स के लिए मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने वैल्यू रिटर्न कर रखी है। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी के डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं तो दूसरे के डाटा टाइप को भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ये गलत है, हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दिख रही है। या तो आप किसी को भी मेंशन मत करो या फिर आप दोनों के पैरामीटर्स को मेंशन करो। ये लैम्डा के सिंटैक्स का रूल है, ठीक है। अब इस लैम्डा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिस आउट कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10-15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद मुझे यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल सही मिल रहा है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल कर रखा है और वहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रखे हैं। ये दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे लैम्डा में जाएंगे और वो दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई होकर जो भी रिटर्न आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न करना है और इसका आपको लैम्डा लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का कोई नाम, इंटरफेस की बॉडी चालू हो गई। इसके अंदर एक ही मेथड होगा जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है। तो इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, मेथड का नाम है रिवर्स, उसके अंदर एक ही पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का। अब हम इसको मेन मेथड में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरफेस का नाम लिखता हूँ, उसके कोई वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू s, एरो लगा के गोज टू, कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे लैम्डा की बॉडी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल पैरामीटर है तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस को नहीं लगा रखा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये ब्लॉक लैम्डा है। ऊपर वाली जो दोनों लैम्डाज हैं, रैंडम वैल्यू वाली और मल्टीप्लाई करने वाली, वो सिंगल लाइन लैम्डा है। ये ब्लॉक है तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग रिवर्स करने का कोड लिखते हैं। रिवर्स करने के लिए सिंपल सा मैंने एक कोड लिख दिया, फॉर लूप का इस्तेमाल करा और उसको मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, अगर आपके पास ब्लॉक लैम्डा है तो वहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिख के वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है। सिंगल लाइन लैम्डा के अंदर रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टी लाइन लैम्डा के अंदर रिटर्न हमें खुद लिखना पड़ता है। अब इसको यूज़ करने के लिए हम लोग सिस आउट करते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे रिवर्स होके मिल जाएगा। इसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग लिख देता हूँ और वो भी मैंने यहाँ पे सिस आउट कर रखा है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरे को यहाँ पे करेक्ट आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक नंबर है और आपको नंबर का फैक्टोरियल निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस का नाम दे दिया मैंने, इंटरफेस की बॉडी स्टार्ट हो गई। उसके अंदर हम लोग एक मेथड बनाएंगे, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा। मेथड का एक नाम फैक्टोरियल नाम है और वो एक इंटीजर को ले रहा है। फैक्टोरियल एक्चुअली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं। 10 का फैक्टोरियल का नंबर बहुत बड़ा है जो कि इंटीजर में नहीं आएगा। अभी आप यहाँ पे इंटीजर की जगह इसको चेंज करके लॉन्ग भी कर सकते हो, आपका रिटर्न टाइप लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए छोटे नंबर्स का फैक्टोरियल निकालेंगे। अब हम इसको मेन मेथड में जाके इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके इंटरफेस का नाम, फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू आपकी लैम्डा स्टार्ट हो गई। लैम्डा के अंदर हमें सबसे पहले पैरामीटर का नाम लिखना है, एन गोज टू आपकी यहाँ पे ब्लॉक लैम्डा स्टार्ट हो गई। इस ब्लॉक लैम्डा के अंदर मैं फैक्टोरियल निकालने का कोड लिखता हूँ। सिंपल सा कोड है। फैक्टोरियल क्या होता है वो तो हमें पता है कि एक नंबर को सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 ना आ जाए। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो वो सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे कोड में लिख दिया है और यहाँ से मैंने आंसर को रिटर्न कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे सिस आउट करके फैक्टोरियल निकाल के देखता हूँ। 5 का निकाल लिया, 3 का निकाल लिया, 7 का निकाल लिया, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हो। आप फॉर ईच का यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, इफ एल्स लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है, फैक्टोरियल निकालने में हमने लूप लगाया है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने में हमने लूप लगाया है। जैसे हम मेथड के अंदर कोड लिखते हैं, एक मेथड के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। वो सारे के सारे सिंटैक्स एलिमेंट्स लैम्डा के अंदर भी वैलिड है। लैम्डा बेसिकली एनोनिमस मेथड्स ही होते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, जो भी हमने सिंटैक्स के कंसेप्ट्स को समझा था, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अगर एक भी पैरामीटर नहीं है तो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। अगर आपने किसी एक डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर रखा है तो सारे पैरामीटर्स के डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना है। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो भी पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। अगर एक ही पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस लगाना ऑप्शनल है। आप यहाँ पे ब्लॉक लैम्डा भी लिख सकते हो। ब्लॉक लैम्डा के अंदर हमें खुद से वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता है, सिंगल लाइन लैम्डा के अंदर रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा, मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल निकल के आ गया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। रैंडम वैल्यू आ गई आपकी, स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, मल्टीप्लाई हो गया नंबर, फैक्टोरियल निकल के आ गया। सिंटैक्स एलिमेंट्स भी यहाँ पे वैलिड है, किस तरीके से लैम्डा का सिंटैक्स लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लैम्डा के सिंटैक्स के साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स के अंदर हमने फंक्शनल इंटरफेसेस को खुद बना रखा है। इसको हमें बनाने की कोई नीड नहीं है। हम ये सारे फंक्शनल इंटरफेसेस को हटा के जावा ने जो पहले से दे रखा है, हम उनको यूज़ करेंगे। ये हमारी अगली एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी फंक्शनल इंटरफेसेस हैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। ओहो, जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेसेस को डिलीट करा, हमको यहाँ पे मेन मेथड के अंदर बहुत सारी एरर्स दिख रही हैं। ऑब्वियसली अब वो है ही नहीं चीज, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल कैन नॉट रिजॉल्व दिस वेरिएबल, ठीक है। अब हम जावा के बनाए हुए कुछ फंक्शनल इंटरफेसेस हैं, उनको ओपन करते हैं। हमारे पास ये सारे के सारे फंक्शनल इंटरफेसेस java.util.function पैकेज के अंदर है। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में ये इतने सारे आपको दिख रहा है। हमारे यूज केसेस के हिसाब से हम लोग एक एक फंक्शनल इंटरफेस को यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रैंडम वैल्यू का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एक ऐसा मेथड जो कोई भी पैरामीटर ना लेता हो और वो एक डबल वैल्यू को रिटर्न करे। इसके लिए जावा ने हमें प्रोवाइड कर रखा है डबल सप्लायर। हम इसको ओपन करते हैं इंटरफेस को ओपन करने के बाद आप देखो, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। इसके अंदर एक ही मेथड है जो कि डबल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल में हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल सप्लायर लिखता हूँ, आगे वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू लैम्डा। बिल्कुल सही है ये। सिस आउट में भी मैं इसको मेथड को कॉल कर सकता हूँ, गेट एज डबल, ठीक है। तो हमने जो बनाया था उसकी जगह जो जावा ने हमें बना के दे रखा है, हमने उसको यूज कर लिया। फिर हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम लोगों को 2 पैरामीटर्स को लेना है और एक तीसरे पैरामीटर को रिटर्न करना है। मतलब मेरे पास कोई एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर 2 पैरामीटर आ रहे हैं, वो उस पैरामीटर के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक तीसरे टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। इसके लिए हमारे पास होता है बाय फंक्शन। यहाँ पे ये बाय फंक्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो अगेन ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। ये एक जेनरिक इंटरफेस है। इसके अंदर 3 टाइप पैरामीटर्स हैं, टी यू आर। इसके अंदर एक मेथड है अप्लाई। टी और यू को ये लेगा और आर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। हमारे पास टी यू आर तीनों सेम टाइप के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम करके देखते हैं। मेन मेथड के अंदर चलते हैं फिर से।
यहाँ पे मैं बाय फंक्शन को यूज़ करता हूँ। मैं बाय फंक्शन लिखता हूँ, उसके बाद इंटीजर कॉमा इंटीजर कॉमा इंटीजर, उसके आगे मेरी लैम्डा। अब ये वैलिड है, मेरा लैम्डा भी यही करता है कि 2 इंटीजर को लेता है, तीसरा इंटीजर रिटर्न करता है। और वही मैंने यहाँ पे जेनेरिक को यूज़ करके फंक्शनल इंटरफेस जो उन्होंने बना रखा है जावा ने, वो यूज़ कर रखा है। सिसआउट में मैं इसके अप्लाई मेथड को कॉल कर देता हूँ। अब हमारी ये वाली एरर खत्म हो गई। अब बाय फंक्शन का एक एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। बाइनरी ऑपरेटर भी आपका एक फंक्शनल इंटरफेस है जो कि बाय फंक्शन को एक्सटेंड करता है। और वहाँ पे TUR था, 3 अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स थे। यहाँ पे एक सिंगल टाइप का पैरामीटर है T। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं, वो फंक्शन 2 पैरामीटर्स को लेता है और एक तीसरे टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि खुद T टाइप का है। तो वापस से मेन मेथड में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे बाय फंक्शन की जगह पे मैं बाइनरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। उसके बाद जो ये 3 इंटीजर लिखे हुए हैं मैंने, उसकी जगह पे मैं सिंगल इंटीजर लिख दूंगा तो भी मेरा काम चल गया। बाय फंक्शन के अंदर तीनों टाइप अलग अलग हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर के अंदर तीनों टाइप सेम होंगे, और हमारा यूज केस सेम का है तो हमारा यहाँ पे काम चल गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर को ले रहा है और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास है फंक्शन। मैं यहाँ पे फंक्शन को ओपन करता हूँ तो वहाँ पे है T,R, और इसके अंदर एक ही मेथड है अप्लाई नाम का जो कि T टाइप की वैल्यू को लेता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और R टाइप के रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो ये सेम मैं अपना मेन मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर जाता हूँ वापस से, और वहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ। T मेरा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ले रहा है, वो रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो R भी मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, आगे मेरी लैम्डा आ गई। अब इसको मैं यहाँ पे system.out.println में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अप्लाई मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे हमारी एरर्स खत्म हो गई हैं। हमने जो फंक्शनल इंटरफेसेस खुद बनाए थे उसकी जगह पे हम जावा ने जो बना के दे रखा है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमने बेसिक को कवर कर लिया था, सिंटैक्स को समझ लिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। अब यहाँ पे फंक्शन को एक्सटेंड करने के लिए भी एक इंटरफेस है जिसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसको मैं ओपन करता हूँ तो वहाँ पे T,R था, यहाँ पे उन्होंने उसको एक्सटेंड करके एक सिंगल दे दिया T, मतलब कि आप T टाइप की वैल्यू को प्रोसेस करो और T टाइप के रिजल्ट को रिटर्न करो। स्ट्रिंग को रिवर्स करने में हमारा यही यूज केस है, हम स्ट्रिंग को ही ले रहे हैं और स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से मेन मेथड के अंदर आता हूँ। यहाँ पे ये जो फंक्शन यूज कर रखा है इसकी जगह पे मैं यूनरी ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। उसके अंदर सिर्फ मुझे स्ट्रिंग लिखना है और कुछ नहीं लिखना, बाकी एज इज मेरा पूरा का पूरा कोड सही है। इसके बाद है हमारे पास फैक्टोरियल निकालने का एग्जाम्पल। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए भी अगेन मैं यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरा टाइप बन जाएगा इंटीजर, और वो सेम चीज को मैंने यहाँ पे सिसआउट में अप्लाई मेथड कॉल करके अप्लाई कर रखा है। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा मेरे को आउटपुट बिल्कुल सही दिख रहा है। रैंडम वैल्यू निकल के आ गई, इंटीजर मल्टीप्लीकेशन हो गया, स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, फैक्टोरियल भी निकल गया हमारा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों को फंक्शनल इंटरफेसेस खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी कॉमन यूज़ केसेस हैं सभी यूज़ केसेस के लिए जावा ने हमें पहले से ही कुछ बना के दे रखा है। आज तक 10 सालों में मेरे को कभी भी खुद के फंक्शनल इंटरफेसेस बनाने की नीड नहीं पड़ी। सारे यूज़ केसेस के लिए हमें उन्होंने पहले से बना के दे रखा है। अब हम लोग थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। फंक्शनल इंटरफेसेस हमने जो बनाए थे वो जेनेरिक नहीं थे। टाइप हमें पहले से पता था, रिटर्न टाइप हमें पहले से पता था, लेकिन जैसा आपने यहाँ पे देखा है फंक्शनल इंटरफेसेस जेनेरिक हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा एक्सप्रेशन आपकी जेनेरिक नहीं हो सकती, लेकिन फंक्शनल इंटरफेसेस आपके जेनेरिक हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, साफ साफ हमें दिख रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा लैम्डा है जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है, तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप के ऊपर काम कर रहा है। उस चीज को मैंने यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर में असाइन कर रखा है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और लैम्डा है जो कि इंटीजर नंबर के फैक्टोरियल को निकाल के हमें इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो वो लैम्डा अलग है, ऊपर वाला रिवर्स करने का लैम्डा अलग है, लेकिन दोनों लैम्डा के लिए हमने यहाँ पे सेम जेनेरिक इंटरफेस को यूज करा है। जब हम इंटीजर डाटा टाइप को पास करेंगे तो वो इंटीजर वाली लैम्डा से मैच करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब हम उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप के डाटा को पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप के लैम्डा को मैच करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। जेनेरिक बनाने से हमें ये फायदा मिलता है कि सेम इंटरफेस को आप मल्टीपल एग्जांपल्स में यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है। स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए भी यूनरी ऑपरेटर है, फैक्टोरियल निकालने के लिए भी यूनरी ऑपरेटर है।
अब हम जेनेरिक की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन को ओपन करता हूँ एक बार। वापस से मैंने यहाँ पे फंक्शन को ओपन कर लिया। जिस तरीके से हम लोगों ने जेनेरिक्स वाले वीडियो के अंदर जेनेरिक इंटरफेसेस बनाए थे, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे इंटरफेस के नाम के आगे 2 एंगल ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर हमने यहाँ पे टाइप पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर रखा है, T, R। और ये टाइप पैरामीटर को मैंने यहाँ पे मेथड में यूज कर रखा है। जो भी मेथड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा है उसके अंदर वो टाइप पैरामीटर है। यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है जिसका नाम है अप्लाई। अप्लाई मेथड T टाइप की वैल्यू को लेता है, R टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। और जब हम इसको यूज करेंगे तो किस तरीके से करना है वो हमने देख लिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फंक्शनल इंटरफेसेस जेनेरिक हो सकते हैं और आइडियली हमें जेनेरिक ही बनाने चाहिए। अलग अलग डाटा टाइप्स पे अप्लाई करने के लिए हमारे पास सेम इंटरफेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको कहा था कि कंटेक्स्ट 3 तरीके से क्रिएट होता है। एक तो आप लैम्डा एक्सप्रेशन को इंटरफेस के वेरिएबल में असाइन कर दो। दूसरा यह है कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन को मेथड पैरामीटर की तरह ले सकते हो। तीसरा यह है कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन को किसी मेथड से रिटर्न भी कर सकते हो। ये तीनों केसेस में आपके कंटेक्स्ट क्रिएट होंगे और लैम्डा एक्सप्रेशन आपकी वैलिड होगी। एक तो हमने देख लिया, अब हम बाकी 2 बचे हुए को देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं। SRC पे जाता हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया मैंने। अब सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ, उस मेथड से मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन को रिटर्न करूंगा। ठीक है, मेथड बनाना स्टार्ट करते हैं। सिग्नेचर क्या होगा उसका? प्राइवेट है वो। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होगा इसका? रिटर्न टाइप होगा एक फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शन लिखूंगा मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगा के, इंटीजर कॉमा बूलियन। उसके बाद मैंने मेथड का नाम दे दिया, मेथड की बॉडी स्टार्ट हो गई और इसके अंदर से मैं सिंपल लैम्डा रिटर्न कर देता हूँ इवन चेक करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे जो लैम्डा रिटर्न कर रखी है उसका सिग्नेचर और जो मैंने यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप बना रखा है, दोनों का सिग्नेचर मैच हो रहा है, इसीलिए ये करेक्ट है। यहाँ पे हमें कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई और लैम्डा लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए एक लैम्डा लिख देता हूँ, तो अब ये इनवैलिड हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में हमारे को 2 पैरामीटर्स की नीड है। हमने ऊपर जो रिटर्न टाइप डिफाइन कर रखा है मेथड का, उसका सिग्नेचर और लैम्डा का सिग्नेचर अलग अलग है, इसलिए हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही है। इसको वापस से अंडू कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक और मेथड बनाते हैं जिसके अंदर मैं लैम्डा को एज ए पैरामीटर ले सकता हूँ। ये जो लैम्डा मैंने रिटर्न करी है, इसी लैम्डा को मुझे एज ए पैरामीटर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड रन लैम्डा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा इंटीजर कॉमा बूलियन, उस वेरिएबल का कोई नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिस आउट करता हूँ और इस लैम्डा को रन करके देखता हूँ। पहले मैं 10 पे रन कर देता हूँ, 15 पे रन कर देता हूँ, 17 पे रन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिल रही है। अब हम मेन मेथड के अंदर चलते हैं। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले मैं ऊपर वाले मेथड को कॉल करता हूँ, वहां से मैं लैम्डा लेके आता हूँ, उसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। वो सेम लैम्डा को मैं यहाँ पे दूसरे मेथड में पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंसेप्चुअली यहाँ पे होगा क्या, जब हमारा कोड चलेगा तो सबसे पहले मेन मेथड कॉल होगा। जैसे ही मेन मेथड कॉल होगा वो इस मेथड में जाएगा, वहाँ पे उसको दिखेगा कि ये लैम्डा रिटर्न कर रहा है, वो लैम्डा रिटर्न हो जाएगी, वो उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। वो सेम वेरिएबल को मैंने यहाँ पे दूसरे मेथड में पास कर रखा है, तो वो दूसरे मेथड में आएगा। वहाँ पे मैंने उसको एग्जीक्यूट करके सिस आउट कर रखा है, तो हमारे को यहाँ पे कुछ आउटपुट दिखना चाहिए। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो मोटे मोटे ये 3 तरीकों से आपका कंटेक्स्ट क्रिएट होता है और ये पूरी कहानी है लैम्डा की। अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा है, लैम्डा की कहानी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको कंटेक्स्ट का मतलब समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है गाइस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, लैम्डा एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल कैप्चर। तो अब हम इसको समझते हैं। लैम्डा की कहानी हमारी खत्म हो गई है, जो भी कंसेप्चुअल कहानी है वो सारी की सारी खत्म हो गई है। उस कहानी के ऊपर आगे बिल्डअप है। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले SRC पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं वेरिएबल कैप्चर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। अब आप समझो, जरा फोकस करना। हम लैम्डा एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं पे लिखते हैं मेथड के अंदर। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर बाहर के स्कोप के वेरिएबल्स एक्सेसिबल होते हैं।
बाहर का स्कोप कौन कौन सा हो सकता है? आपके पास एक क्लास का स्कोप हो सकता है, जिस क्लास के अंदर आपने लैम्डा को लिखा है आपका वो वाला स्कोप हो सकता है। दूसरा स्कोप हो सकता है आपके मेथड का स्कोप। तो इसको एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कुछ टेस्टिंग के लिए कुछ वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रिंग abc इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ, उसकी भी एक वैल्यू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। टेस्टिंग के लिए सिंपल मैंने मेथड बना के बताया है आपको। और मैं यहाँ पे क्लास के अंदर एक इंस्टेंस मेथड बना देता हूँ, ठीक है। अब मेन मेथड के अंदर मैं एक लैम्डा लिखता हूँ, सिंपल सा लैम्डा लिख दिया मैंने यहाँ पे, और उसकी बॉडी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। अब इस बॉडी के अंदर बाहर के स्कोप की चीज़ें एक्सेसिबल है, हमें ये समझना है। इसी चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल कैप्चर। अब बाहर का स्कोप कौन कौन सा आता है? फिलहाल हमारे यूज केस के लिए तो बाहर के स्कोप मतलब बाहर के स्कोप के मेथड्स और बाहर के स्कोप के वेरिएबल्स। अब हम लोग मेन मेथड के अंदर है। मेन मेथड के अंदर आपकी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, वो आपका स्टैटिक कंटेक्स्ट है। तो स्टैटिक वाली चीज़ों से आप सिर्फ स्टैटिक वाली चीज़ों को ही एक्सेस कर सकते हो। तो इस लैम्डा के अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से मैं वैल्यू को चेंज करके कुछ और असाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्टैटिक मेथड को कॉल भी कर सकता हूँ। क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड डिफाइंड है उसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो बाहर के स्कोप की चीज़ें लैम्डा के अंदर एक्सेसिबल होती हैं। हम यहाँ पे स्टैटिक कंटेक्स्ट में काम कर रहे हैं, तो बाहर के स्कोप में जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं वही एक्सेसिबल होंगी। अगर हम नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट में जाते हैं तो वहाँ पे मैं नॉन स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ और स्टैटिक को भी कर सकता हूँ। इसको भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ, बना लिया। इस मेथड के अंदर मैं वापस से लैम्डा लिखता हूँ, अपना लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा के लैम्डा की बॉडी स्टार्ट कर दी। अब ये हमारे पास नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट है। इसके अंदर मैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको प्रिंट कर दिया। उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके मैंने कुछ और वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड है, उसको मैंने कॉल कर दिया। यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है, उसको भी मैंने कॉल कर दिया। तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं और आप इस कोड को एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे चल क्या रहा है। बेसिकली मुद्दा ये है कि लैम्डा के अंदर बाहर के स्कोप की चीज़ें एक्सेसिबल है। मुद्दा ये है, आप उन चीज़ों को एक्सेस करके उनकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आप स्टैटिक वाले कंटेक्स्ट में हो तो आप स्टैटिक वाले कंटेक्स्ट से सिर्फ स्टैटिक वाली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। आप एक स्टैटिक मेथड से सिर्फ स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकते हो। ये तो हमने पहले उप्स में समझा था, वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है लैम्डा के अंदर भी। ये जो मेन मेथड है ये आपका स्टैटिक है, इसके अंदर हम सिर्फ स्टैटिक वाली चीज़ों को ही एक्सेस कर पा रहा है। उसके बाद ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर मैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा हूँ, वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और एक कंसेप्ट और आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, इफेक्टिव फाइनल। तो उसको समझते हैं। यहाँ पे तो अभी तक हमने जो भी करा है, हमने क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करा है, या तो क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है या फिर क्लास का इंस्टेंस मेथड है। अब ये लैम्डा जिस मेथड के अंदर है उस मेथड के अंदर भी तो आप एक वेरिएबल बना सकते हो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना देता हूँ XYZ, इसकी एक वैल्यू दे दी मैंने, कोई भी एक वैल्यू है। अब ये वेरिएबल आपके लैम्डा से बाहर बना है, इस वेरिएबल को मैं लैम्डा के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। ये भी वैलिड है, कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये लैम्डा से बाहर का स्कोप है। बाहर के स्कोप की चीज़ों को हम लैम्डा के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इस वेरिएबल को एक्सेस करके मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखने की है, हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते लैम्डा के अंदर। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके कुछ और असाइन करता हूँ इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आप अगर हाईलाइट करोगे तो आपको यहाँ पे एक एरर दिख रही है कि इट शुड बी इफेक्टिवली फाइनल, इस टाइप की एरर है। तो कहने का मतलब है आप क्लास के स्कोप के वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, मेथड के स्कोप के वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मेथड के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स रखते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं, तो लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। नंबर 2, जो भी वेरिएबल यहाँ पे बना रखा है XYZ, ये वेरिएबल आपका इफेक्टिव फाइनल होना चाहिए। इफेक्टिव फाइनल का मतलब है एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक बार असाइन होने के बाद बार बार चेंज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, मैं अगर इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, लैम्डा से बाहर निकल के मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो अब ये इफेक्टिव फाइनल नहीं बचा। अब इस वेरिएबल को मैं स्कोप के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, लैम्डा के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। करूँगा तो मुझे यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दिख रही है। क्लास के साथ ऐसा पंगा नहीं होता, ये सिर्फ मेथड के वेरिएबल्स के साथ ऐसा पंगा होता है। ओके, और मोस्टली ये सारी चीज़ें आपको आज के मॉडर्न आईडीज़ अपने आप बता देती हैं।
मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई कोड लिखोगे तो आपको आईडी वहाँ पे एरर दे देगा कि यार ये इफेक्टिव फाइनल होना चाहिए। अगर इसमें भी कोई डाउट है गाइस तो नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंटेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठ के आता है, मेथड रेफरेंसेस। इसको समझते हैं। हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं, हम थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम कोड लिख के देखेंगे। मेथड रेफरेंसेस का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप किसी मेथड को रेफर कर सकते हो, बिना मेथड को एग्जीक्यूट करे रेफर कर सकते हो। कंसेप्ट यही है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा मेथड है जो लैम्डा की तरह काम करता है, लैम्डा का जो भी सिंटैक्स है, जो भी उसका पैरामीटर का टाइप है, जो भी रिटर्न टाइप है, अगर वो एग्जैक्टली मैच करते हैं तो आप उस मेथड को रेफर कर पाते हो और उसको फंक्शनल इंटरफेसेस में असाइन कर सकते हो, उसको मेथड आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का एग्जाम्पल देखा था। वहाँ पे इस तरीके से हमने लैम्डा लिखा था और इसको हमने बाइनरी ऑपरेटर फंक्शनल इंटरफेस के वेरिएबल में असाइन करा था। बाइनरी ऑपरेटर काम क्या करता है, वो दो पैरामीटर्स को लेता है जिनका टाइप सेम होता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर उसी टाइप की वैल्यू को वो रिटर्न करता है। अब आप इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करने का मेथड बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे भी मेरे पास दो नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस मेथड को मैं लैम्डा की जगह पे रेफर कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने बाइनरी ऑपरेटर लिखा, इंटीजर वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू क्लास का नाम, कॉलन कॉलन लगा के मेथड का नाम। जब हम किसी मेथड को रेफर करते हैं तो हमें डबल सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी जावा ने। यहाँ पे आपका मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ मेथड का एक रेफरेंस बन गया है। उस रेफरेंस को हम इधर उधर पास कर सकते हैं जावा के अंदर। जैसे जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से जो भी बंदे होंगे उनको पता होगा, वो लोग फंक्शन को डायरेक्टली पास कर देते थे, फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट ले लेते थे। हमने यहाँ पे लैम्डा को पास करके देख लिया, लैम्डा को एज ए आर्ग्यूमेंट लेके देख लिया, लेकिन लैम्डा एक्चुअल में होते क्या है? लैम्डा बेसिकली एनोनिमस मेथड्स ही होते हैं। हम वहाँ पे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। अब हो सकता है ना कि आपने किसी क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड बना रखा है जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोबारा से लैम्डा लिखने की बजाय आप उस मेथड को ही रेफर कर लो डबल बार सेमीकोलन लगा के। मेथड रेफरेंसेस दो तरीके के होते हैं। एक तो आप स्टैटिक मेथड को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लाई मेथड है ये स्टैटिक है, तो इस स्टैटिक मेथड को आप इस तरीके से रेफर करते हो। आप क्लास का नाम लिखते हो, उसके बाद डबल सेमीकोलन, उसके बाद मेथड का नाम। दूसरा ये होता है कि आप नॉन स्टैटिक मेथड्स को भी रेफर कर सकते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को प्रिंट करा था। प्रिंट करने के लिए हम system.out.println का यूज़ कर रहे थे। उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कंज्यूमर लिखा, कंज्यूमर के बाद एंगल ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग system.out दो बार सेमीकोलन लगा के println। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टैटिक मेथड को रेफर करा है। मल्टीप्लाई वाले एग्जाम्पल में मैंने स्टैटिक मेथड को रेफर करा है, यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड को रेफर करा है। नॉन स्टैटिक मेथड को रेफर करने के लिए ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम जो भी है, डबल कॉलन लगा के मेथड का नाम। यहाँ पे सिस्टम हमारी एक क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस क्लास के अंदर हमने डॉट लगाया और हमने आउट को रेफर करा। आउट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल सेमीकोलन लगा के println को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम कोड में चलते हैं और इसको लिख के देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे आईडी ओपन कर ली, आप भी कर लो, मेरे साथ कोड लिख के देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप राइट क्लिक करो SRC पे, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं मेथड रेफरेंसेस। इसके अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं, बना लिया। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कोड में लिख के। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ मल्टीप्लाई नाम का। उसके अंदर मैंने a और b को ले लिया और रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय b। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, दो पैरामीटर है, वो भी इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। अब मैं इस मेथड को रेफर कर सकता हूँ और इसको रेफर करने के लिए मुझे इसको उस वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हमारे पास होता है बाइनरी ऑपरेटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बाइनरी ऑपरेटर ऑफ इंटीजर, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू क्लास का नाम कॉलन मेथड का नाम, ठीक है। तो ये रेफर हो गया। यहाँ पे हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दिख रही है। अब इस वेरिएबल को मैं इधर उधर पास कर सकता हूँ कोड के अंदर और यहाँ पे मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ये सिर्फ रेफर किया गया है। एग्जीक्यूट करने के लिए तो आपको इसके ऊपर system.out.println करो, वेरिएबल का नाम .apply, ठीक है। इंटरफेस में अप्लाई मेथड है, वो सेम मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होकर वैल्यू दिख रही है। अब जैसे ये प्रोग्राम रन होता है, होता क्या है एक्चुअल में,
होता यह है कि इंटरफेस के वेरिएबल पे अप्लाई मेथड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई को कॉल कर रखा है। अप्लाई मेथड जैसे ही कॉल होगा वो वेरिएबल उस मेथड को रेफर कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई मेथड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये आपका स्टैटिक मेथड को रेफर करने का तरीका है। क्लास का नाम डबल सेमीकोलन मेथड का नाम। अब हम नॉन स्टैटिक मेथड को भी रेफर कर सकते हैं। इमेजिन करो कि ये जो सेम मल्टीप्लाई मेथड है इसको मैं नॉन स्टैटिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टैटिक मेथड बना दिया मल्टीप्लाई का। अब मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल मेथड रेफरेंसेस, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू न्यू मेथड रेफरेंसेस। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये नॉन स्टैटिक मेथड्स को रेफर कर सकता हूँ। करने के लिए वापस से बाइनरी ऑपरेटर ऑफ इंटीजर, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट है। डबल कॉलन लगा के मल्टीप्लाई, ठीक है। अगेन वापस हम इसको सिस आउट में लिख के वेरिएबल पास करके प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे भी 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट दिखेगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा मुझे यहाँ पे करेक्ट आउटपुट दिख रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, छोटा सा कंसेप्ट है और मोस्टली क्या होता है ना कि हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आईडी अपने आप ही हमें सजेशंस देता रहता है, वहाँ पे सजेशंस पे हम उसको आईडी अपने आप सही कर देता है चीज़ों को। ओके, अब इसके बाद आता है आज के वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास स्ट्रीम एपीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रीम एपीआई को समझेंगे, तो उसके लिए हम एक बार ऑप्शनल क्लास को समझ लेते हैं। ऑप्शनल हमारे पास जावा में एक क्लास है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक क्लास ओपन कर ली। तो इस क्लास का मतलब क्या होता है, इसका मुद्दा क्या है, ये क्लास क्यों बना रखी है। जब हम स्ट्रिंग पे काम करते हैं तो वहाँ पे नल वैल्यूज़ हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जावा के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर नल है तो वहाँ पे हमें नल पॉइंटर मिलने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 100% वहाँ पे नल पॉइंटर मिलेगा। अब जब हम कलेक्शन पे काम करते हैं तो वहाँ पे नल आने के भी बहुत चांसेस हैं। जहाँ पे भी नल आता है आपकी स्ट्रीम एपीआई फेल हो जाती है, वहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखने को मिलती है। तो जावा ने यहाँ पे हमारे लिए एक ऑप्शनल क्लास बनाई है। ऑप्शनल क्लास ऑप्शनल वैल्यूज़ को होल्ड करने के काम आती है। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कोड में लिख के समझते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए SRC पे गया, राइट क्लिक करा, न्यू जावा क्लास, ऑप्शनल डेमो, क्लास का नाम दे दिया। इसके अंदर मैं वापस से मेन मेथड बनाता हूँ, बना लिया। अब इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग लिखता हूँ, वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। एम्प्टी हमारे पास एक मेथड है ऑप्शनल क्लास के अंदर। तो ये हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना के देता है ऑप्शनल क्लास का जिसके अंदर आपकी वैल्यू नल है। वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमारे पास होता है इज प्रेजेंट मेथड। इफ कंडीशन में आप इज प्रेजेंट लिखो, अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। एल्स हम यहाँ पे सिस आउट करके लिख देते हैं कि वैल्यू इज एब्सेंट, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शनल डॉट ऑफ लिख के उसमें एक वैल्यू पास कर देते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो ऑप्शनल बना है इसके अंदर नल नहीं है, इसके अंदर एक वैल्यू है। वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे गेट मेथड होता है। सबसे पहले गेट मेथड को कॉल करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू को चेक करने के लिए इस प्रेजेंट मेथड को मैंने वापस से कॉल करा और उसके अंदर से मैंने गेट मेथड को यूज़ करके वैल्यू को निकाला और उसको यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे इस प्रेजेंट को यूज़ नहीं करता और डायरेक्टली गेट को कॉल करता हूँ तो हमें वहाँ पे एक्सेप्शन मिलती है। जैसे कि ऊपर जो मेरे पास एम्प्टी ऑप्शनल है, अगर मैं वहाँ पे डायरेक्टली गेट को कॉल करता हूँ, कर दिया मैंने, अब यहाँ पे मुझे एक एक्सेप्शन मिलेगी। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, इस लाइन पे मुझे एक्सेप्शन मिल रही है और एक्सेप्शन ये वाली है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे वो एम्प्टी ऑप्शनल है, वैल्यू नल है, तो हम उसको गेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्लास है दोस्तों। ऑप्शनल क्लास का मुद्दा यही है कि उसके अंदर नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, नॉन नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। दोनों को होल्ड करने के लिए एक रैपर टाइप का ऑब्जेक्ट बना रखा है और उस ऑब्जेक्ट पे हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं। वैल्यू को निकालने के लिए गेट है, वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है उसके लिए इज प्रेजेंट है, और ये मोस्टली स्ट्रीम एपीआईज में काम आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करते हुए जाओ। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कलीग्स के साथ शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।